बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोयाबीन की फीड जहर है, कैंसर है, लोग मुर्गी खाना छोड़ दें। जब तारिक बशीर चीमा साहब ने ये कहा तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया। लोगों ने कहा मुर्गी खाना कैसे छोड़ दें, अगर मुर्गी ना खाए तो गरीब आदमी खाए क्या? क्या मछली खाए, बीफ का गोश्त खाए, या कौन सा गोश्त है कि जो पाकिस्तान में सस्ते दामों अवेलेबल है, सस्ते दामों दस्तयाब है कि जिसको खा सके? लोगों ने कहा कि गरीब का खाना था मुर्गी, हुकूमत चाहती है कि मुर्गी ना खाएं, डॉलर नहीं है हुकूमत के पास, सोयाबीन मंगवाने के लिए डॉलर नहीं है, लिहाजा वो इस तरह की बातें कर रही है। तारिक बशीर चीमा साहब का बयानिया क्या है, उन्हीं से पूछेंगे। सिर्फ मुर्गी तक मामला है या ये कोई माफिया का मामला है कि जो सोयाबीन पाकिस्तान मंगवाना चाहता है, कि जिस तारिक बशीर चीमा साहब मुज़िर सेहत कहते हैं, किस बुनियाद पर कहते हैं, उनसे पूछेंगे। और उसके बाद चलेंगे कराची। कराची में हमारे साथ होंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने धरना दिया था, CM हाउस के बाहर आवाम को लेकर गए थे, अपने कारकुनान को लेकर गए थे, एहतजाज हुआ था। मुतालबा एक ही था कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात के लिए एहतजाज क्यों करना पड़ रहा है, कहाँ तक मामला पहुँचा, MQM की पेशरफ्त से मेरी मुराद है कि MQM दा नूर गई थी, MQM के साथ ताल्लुकात जमात इस्लामी के अब किस लेवल पर खड़े हैं? अगर MQM बाइकाट कर देती है तो फिर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या होगा? पीपल्स पार्टी ने किस हद तक यकीन दहानी कराई है? बहुत से ऐसे सवालात हैं जो बयानियाँ बनाएंगे, ज़रूर पूछेंगे। चीमा साहब की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर हैं। चीमा साहब, टॉक ऑफ द टाउन ठीक है, सियासत अपनी जगह, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपसे मंसूब जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये है कि मुर्गी के गोश्त के हवाले से आप कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त मुज़िर सेहत फीड खाने के नतीजे में जो है वो अमल में आता है, और आवाम से आपने अपील भी की कि उसको खाना छोड़ दें। ये इंकशाफ कैसे हुआ कि ये डॉलर कम होने की वजह से पाकिस्तान में इंकशाफ हुआ कि मुर्गी का गोश्त जो है वो मुज़िर सेहत है, या आपके पीछे, इसके पीछे कोई बुनियादी रीज़न भी मौजूद है? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप जैसे समझदार लोग, बादशाह, पढ़े लिखे लोग माशरे के इस तरह सोचते हैं और इस तरह बात करते हैं। अफसोस की बात यह है कि देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि मुर्गी एक ऐसी गज़ा है जो इस मुल्क का गरीब से गरीब आदमी भी खाता है और अमीर आदमी भी खाता है, सबके बच्चे भी खाते हैं। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मैंने एक तो कल का मुझे अफसोस हो रहा है पूरे मीडिया पे कि ना अगली बात की है ना पिछली बात की है कि वफाकी वजीर ने बिजली मुर्गी खाने से मना कर दी, इसमें जहर है, इसमें ये है। अब गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि LC ना खोलनी पड़े? LC क्यों हम कब रोक रहे हैं? खोले नॉन GMO की। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने डॉलर्स की इन्होंने नॉन GMO की LC खोलनी है, सुबह खोले, मैं खुलवा सकता। आप देखिए बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी आज 2015 से पहले अगर किसी मुर्गी की फीड में सोयाबीन पड़ती थी GMO वाली, तो मैं देनदार हूं भाई, मैं आज भी देनदार हूं। 2015 से पहले भी तो फीड तैयार होती थी, 2015 से पहले भी पोल्ट्री शेड्स होते थे और मुर्गी बिकती थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक माफिया है और इस माफिया ने ये बदमाशी फैलाई हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक हर चैनल पे इश्तिहार चल रहे हैं हमारे खिलाफ, अखबारात में आधे आधे सफे का फ्रंट पेज, बैक पेज इश्तिहार चल रहा है। वी नो एवरीथिंग, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझते हैं इस सारी साइंस के पीछे क्या है, कौन से बरक़ात है। मुझे तो समझ नहीं लग रही कि देखें अब ये कल इन्होंने एक नॉन GMO जहाज लगाया, हमने क्लियर कर दिया। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, ये सवाल पैदा इसलिए हुआ था कि ये इबहम खत्म हो जाए, इसीलिए आपसे मैंने सवाल किया। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत में तो इल्जाम है कि हमजा साहब जो है वो रेट खोलते हैं अंडों का, वो रेट खोलते हैं मुर्गी का, तो आप जिन लोगों को माफिया कह रहे हैं उसकी तो आपकी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है उनका साहबजादा जो है वो उस माफिया के अंदर, ये कह लें जिसको आप माफिया कह रहे हैं, उसमें मौजूद है। तो आपको हुकूमत की तरफ से प्रेशर नहीं आ रहा अपने वज़ीर आज़म की तरफ से? ये आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनका साहबजादा भी अंडों के और मुर्गियों के रेट खोलता है। वो उनका साहबजादा तो 4 साल के बाद पाकिस्तान आया है, पहली बार। मेरी बात का जवाब सुन ले। जी। मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूँ कि इस घड़ी तक मुझे वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि आप इनका इस तरह करें। उन्होंने मुझे एक ही दफा एक बात कही थी कि आपने रूल्स को वायलेट नहीं करना, जो रूल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह काबीना ने वो दोनों जहाज जिसके ऊपर हमें दुनिया जहां का प्रेशर था, कैबिनेट ने फैसला किया है कि इनको वापस भेजा जाए, री एक्सपोर्ट किया जाए। और वजीर आजम साहब क्या करें यार? अच्छा चीमा साहब, ये बात को कहां से मरोड़ के वजीर आजम के घर घुसा दो कि उनका साहबजादा भी तो अंडों के रेट निकालता है। चीमा साहब भाई, आप माफिया की बात करो, आप वजीर आजम के घर घुस जाओ, उनका साहबजादा, कौन सा साहबजादा माफिया
कौन सा साहबजादा जो अंडों के रेट निकालते हैं भाई? चीमा साहब, ये मेरे पास तो पीटीआई के अल्फाज हैं, क्योंकि जो आपके साबिक किसके अल्फाज हैं आपके ये पास? मोने सिलाई साहब के अल्फाज हैं। वो हमजा साहब को जिस नाम से पुकारते मैं पुकारना नहीं चाहता, जिसके ऊपर वो ट्वीट करते हैं। नहीं, अगर वो देखे ना, ये तो उनका ज़र्फ है ना, उनकी तालीम है, उनकी तरबियत है कि वो किसी को किस नाम से पुकारते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बता देना कि कौन से साहब हैं जो मुर्गी अंडे का, मुर्गी का गोश्त का रेट निकालते हैं, साहबजादे साहब कौन से हैं? उनके दो साहबजादों को मैं जानता हूँ। एक हमजा शहबाज है, वो पिछले 1.5-2 महीने से अमेरिका बैठे हुए हैं। एक सलमान शहबाज है, वो 4 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। अंडों के रेट कौन निकालता है? इल्जाम लगाया जाता है जी उनके ऊपर कि हमजा शहबाज साहब भाई निकालते हैं। इल्जाम आप देखे ना, इल्जाम का जवाब मैं तो नहीं दे सकता ना। बिल्कुल ठीक है। कोई मैंने आदमी मैंने मैंने सुबह इसलिए कहने, वो कोई आदमी सुबह उठकर कहने दिन के 12 बजे के दिन रात के 12 बजे हुए हैं, तो कौन जवाब देगा? चीमा साहब, मैंने इसीलिए आपसे ये पूछा है कि उन पे इल्जाम जो लगता है, आपको प्रेशर तो उनकी तरफ से नहीं है। मैंने तो आपसे रिलेवेंट चीज पूछी है। ये माफिया है, ये ऐसा माफिया बदकिस्मती से मुल्क को मुख्तलिफ नामों से लूट के खा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये आखिर कुछ तो हुआ होगा ना, जो सोयाबीन जो पाकिस्तान में बैंड है, जो मुजरे सेहत है, जिसकी पाबंदी लगाई हुई है पाकिस्तान में, और 2005 से लगी हुई है, आज से नहीं लगी हुई। 2005 से लेकर 2015 तक ये सोयाबीन पाकिस्तान नहीं आई। 2015 के बाद आना चाहिए, कुछ तो हुआ होगा ना। अगर हमने पकड़ लिया है, अगर हमने हिम्मत की है, अगर हमने कोशिश की है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें, हम अपने लोगों को बताएं, और हम इनकी मिन्नत कर रहे हैं कि यार नॉन जीएमओ डाल दो पोल्ट्री फीड में, जो 2015 से पहले डलती थी। सारी अवेलेबल है पाकिस्तान में, दुनिया जहाँ के हर कोने में अवेलेबल है। आप कह रहे हो एलसी नहीं खुलती, मैं आपके जरिए चैलेंज करता हूँ, एलसी खुलवानी है, मैं 6 घंटे के अंदर उसको इम्पोर्ट परमिट दूंगा और साथ उसकी एलसी खुलवा के दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आप। अच्छा चीमा साहब, मुतबादिल की तरफ गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही? आप फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, जाहिर है कि मुर्गी अगर बैन हो जाएगी या मुर्गी आएगी नहीं मार्केट के अंदर, बहुत महंगे रेट में होगी। आज भी कराची का रेट में 2-3 दिन पहले 680 रुपए थी। मार्केट में कौन कह रहा है आपको कि मुर्गी मार्केट में नहीं आएगी? बहुत महंगी पड़ रही है ना चीमा साहब मुर्गी। किसी ने क्यों बैन कर रहे हैं? हम जो दवाई कैंसर फैला रही है, उस चीज को हम रोक रहे हैं। यार अगर आपको भाती है, अगर आपको खुशी है कि कैंसर वाली दवाई आपके घर में फ्री जाए, मुर्गी जाए, मेरे घर में आए, सारे घरों में जाए, तो मुझे क्या तकलीफ है यार? चीमा साहब, लेकिन मुतबादिल उसका क्या निकलता है फिर? किस तरीके से चलाएंगे? मुतबादिल नॉन जीएमओ है, मुतबादिल नॉन जीएमओ है। अभी इसमें जहाज बुक करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो एक किसी और मुल्क से करवाया, नॉन जीएमओ है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं चीमा साहब। आटे की कीमत के हवाले से आपने कहा कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर सूबे गलत काम कर रहे हैं तो एडवाइस तो आप उनको कर सकते हैं ना। उसमें कहां तक पेशरफ्त हुई है? क्योंकि आटे के रेट भी बहुत ज्यादा हुए हैं। जी, आटे के रेट की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों की है भाई, वो हमारी जिम्मेदारी इस तरह नहीं है। मैं को इस्लामाबाद की हद तक जो है वो कल का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मे लगा दी है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब जिनेवा से वापस तशरीफ लाएंगे, मैंने उनको कन्वे करना है, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद की हद तक चूंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको कंट्रोल भी करेंगे। हम इसके ऑल्टरनेट तो ऑप्शन होंगे हमारे पास, हम भी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो बाकी चारों सूबे हैं, ये सूबाई हुकूमतों का 18वीं तरमीम के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ये जिले हुकूमतों ने, ये जिले अफसरान ने, डिप्टी कमिश्नर ने, एसीज ने ये कंट्रोल करना है। उनको करना चाहिए बजाय ब्लेम गेम्स के। उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। सिंध का क्या मामला है चीमा साहब? क्योंकि सिंध वाले तो आपके इत्यादी हैं। ये जो ट्वीट्स आप मुझे बता रहे हो ना, इन ट्वीट्स वालों से पूछो कि ये किसकी जिम्मेदारी है कंट्रोल कर रहा? एसी डीसी किसके मतहत है? कमिश्नर किसके मतहत है? किसने जाकर प्राइस चेक कर दिया? प्राइस कंट्रोल कमेटी किस पर मुश्तमिल है? सिंध के हवाले से चीमा साहब आपने कोई एडवाइस की है? बिलावल भुट्टो साहब से कोई आपकी मुलाकात हुई है, कोई करस्पॉन्डेंस हुई है? सिंध में तो जाहिर है मेरी रिसेंटली कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने जो रिपोर्ट देनी होती है, मैं वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट देता हूँ एज ए कैबिनेट मेंबर, और मैंने उनको रिपोर्ट दे दी है। और जैसे ही वो जिनेवा वापस से शरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आई विल मीट है, मैं उनको बता दूंगा कि ये फैक्चुअल पोजीशन है। आटे की हद तक, गन्नों की हद तक वो तो मैं ब्रीफ करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर किसी सूबे में गन्नों की किल्लत है तो मैं देनदार हूँ। अगर किसी सूबे ने हमसे गन्नों मांगी और हमने नहीं दी तो भी मैं देनदार हूँ। यार try to look into the facts, try to dig out the facts। चीमा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने
जी, आप अभी बात कर रहे थे कि एलसी नहीं खुल रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं है। गवर्नमेंट के पास वाकई डॉलर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इन सूबों की खातिर, अपनी अवाम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर तकरीबन $2 बिलियन की गंदम इम्पोर्ट किया। वो किस लिए की है? वो हमने तो नहीं पास रखी हुई, हमने बांट दिया सूबों में। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, चीनी के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीनी की बरामद इतना लेट हो गई कि उस वक्त जो है वो आलमी मार्केट में खरीदार अब नहीं है। वाकई ऐसा है? क्या जी? चीनी की बरामद के हवाले से, शुगर, हाँ क्या कि अब आलमी मार्केट में उसका खरीदार नहीं है, वहां सस्ती हो चुकी हैं कीमतें पाकिस्तान से चीनी बरामद। तो मैं कोई आलमी मार्केट में मैं ब्रोकर तो हूँ नहीं। इन्होंने हमसे रास्ता किया था चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए, हमने 1 लाख टन इनको चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जो 1 महीने में ये 1 किलो भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये नहीं है भाई, ये नहीं है कि उस आलमी मार्केट में खरीदार नहीं है, उसकी वजह है कि इनसे कोटा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये ड्यूटियों में दाल सकती रही है, ये आपस में लड़ते रहे हैं कि मैंने कितनी एक्सपोर्ट कर रही है, आपने कितनी कर रही है। फिर हमने 1.5 लाख टन इनको अगले महीने की जो हमारा वादा था वो भी हमने कहा कि आप 1.5 लाख की और मिला के 2.5 लाख टन आप एक्सपोर्ट कर दें। अभी तक उसकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चीमा साहब, कुछ पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पे अगर मुझे आप थोड़ा सा अपना तज्जिया जरूर दें। परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि अदम एतमाद का, जो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर का खत है वो है ही गैर कानूनी, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आप समझते हैं कि गवर्नर ने गैर कानूनी काम कर दिया? तो मैं तो देखो ना, एक हैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, गवर्नर साहब ने अपना एक आईनी हक है, जो आइन उनको इख्तियार देता है, उन्होंने वो एक्सरसाइज किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में गुजारिश की कि आप असेंबली तोड़ना चाहते हैं, बकौल आपके इंटरव्यू के 1.5 माह पहले मैं रिजोल्यूशन की समरी साइन करके इमरान खान को दे चुका हूँ। और अब जैसे ही इमरान खान का हुक्म आएगा असेंबली तोड़ने के, तो गवर्नर साहब ने कहा कि असेंबली तोड़ने से पहले आप ये साबित करें कि क्या वाकई आपके पास मेजोरिटी है असेंबली की, फिर आप उन्हें तोड़ दें। इस्तेमाल का वोट लेने के 2 मिनट के बाद तोड़ दें। आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा, पीटीआई को कोई नहीं रोक रहा। हमें तो इस बात की समझ नहीं लगती कि ये, अब मैं चूंकि बात इस टॉपिक में ज्यादा नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, सबने तस्दीक किया। बिल्कुल ठीक है, कोई इसका मसला नहीं है। अल्टीमेटली तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा ना, ये आईनी इख्तियार है गवर्नर का, ये इसको कोई आदमी अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। उसने तमाम तजुर्बे का कि हम गवर्नर से उसका ये इख्तियार कैसे छीन ले। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑर्डर अदरवाइज आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा चीमा साहब, एक आखिरी चीज और बता दीजिएगा कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजा साहब के दरमियान ताल्लुकात जाहिर है कि खराब हो चुके थे, एक दूसरे के हवाले से मामलात भी हुए, तो कुछ सुलह सफाई हुई है क्या? इस बात नहीं है, अल्लाह करे अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं हुई तो सुलह है, लेकिन ऐसी कोई बात। अच्छा, परवेज इलाही साहब जो है वो अगर काफ लीग के टिकट पे लड़ना चाहें अगले इंतखाबात, वो उनके साहबजादे और उनके सारे हमनवा, तो क्या काफ लीग के दरवाजे उनके लिए खुले हुए? क्योंकि आपके पास एक तरफ आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की सुलह हो रही है या हो गई है, तो दूसरी तरफ वो ना लड़े। हम कौन है? हम तो नारे मारने वाले वर्कर हैं यार, हमारा क्या है? चले, बहुत शुक्रिया। देंगे तो हमने लड़ना है ना, नहीं देंगे हमने कहाँ से टिकट ले लेनी है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देंगे तो हम काफ लीग की टिकट पर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से उन तमाम मामलात के ऊपर बात हुई कि जो बयानिया की सूरत में हमारे सामने खड़े हुए हैं, जिसपे लोग बात भी कर रहे हैं। खासतौर पर फीड का जो मामला है, मुर्गी की फीड का मामला है, गंदम का मामला है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि क्योंकि जब ये तला आती है कि डॉलर की पाकिस्तान में कमी हो रही है, तो दूसरी जानिब लोग इसी से मिलाकर पढ़ते हैं कि उन तमाम चीज़ों की भी किल्लत हो जानी है पाकिस्तान के अंदर, कि जो फूड सिक्योरिटी से मुतालिक है। इसीलिए चीमा साहब से हमने वो तमाम सवालात भी किए जो हमारे जहन में भी थे, और इसके अलावा टॉक ऑफ द टाउन भी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची की तरफ चलेंगे और मालूम करेंगे कराची के अंदर क्या मामला है। हाफिज नईम रहमान धरना था गुज़िश्ता रोज़ उनका, वो कहाँ तक पहुँचा? ज़ाहिर ख़त्म तो हो गया था, किन बुनियाद पर ख़त्म हुआ? क्या कराची में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, एक ट्वीट किया है इमरान इस्माइल साहब ने, आपकी 2 तस्वीर लगाई हैं, एक आप नासिर शाह साहब के साथ खड़े हैं, एक आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ खड़े हैं। ऊपर उन्होंने कैप्शन दिया है, आज एक से कल दूसरे से। आगे लिखा कुछ नहीं है, क्या कहा है कुछ अगर आप बता सकें?
नहीं, उनको कहने दें। असल में जाहिर है कि अगर पीटीआई के दोस्त हमारे इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कराची का मुकदमा लड़ने पर, इलेक्शन करवाने पर, हमारे इसरार पर, तो भी समझना चाहिए कि जाहिर है कि इन्होंने अपनी पार्टी को बहुत लेट डाउन किया है। कराची के जितने भी इनके लीडर्स हैं, और इतने बड़े मैंडेट के बावजूद कराची के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नर साहब गवर्नर रहे और गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का सहूलतकार रहा, और पूरी तरह से उन्होंने उनको सपोर्ट फराहम की। और इसी तरह से मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी हुई, तो शिकवा तो हमें पीपल्स पार्टी से होता है, नून लीग से होता है, लेकिन देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो पता चला कि पीटीआई और एमक्यूएम, ज़ाहिर है इसमें से हम पीटीआई को ही अपना दोस्त कह सकते हैं, तो इन्होंने मिलकर जो है कराची की मरदमशुमारी, जाली मरदमशुमारी को नोटिफाई करवा दिया, मंजूरी दे दी। और फिर जब हमने देखा तो कोटा सिस्टम में एक एसआरओ के ज़रिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इन्होंने ही जो है वो इजाफा करवा दिया। और इसी तरह से ग्रीन लाइन ये 3.5 साल में मुकम्मल नहीं कर सके, ये विफाक का मसला था, इसमें कोई 18वीं तरमीम आड़े नहीं आई थी। K4 के लिए इमरान इस्माइल ने इमरान खान साहब से कहा कि भाई अब 200 अरब रुपए का ऐलान कर दें, उन्होंने ऐलान कर दिया। 650 मिलियन गैलन का ऐलान कर दें, उन्होंने ऐलान कर दिया। जब वहाँ गए तो 260 मिलियन गैलन था। इसी तरह से आप देखें KCR का ऐलान करके गए, वो नहीं बनी। तो वो सारी चीजें जिसका ताल्लुक विफाक से था, उसमें कोई एक काम भी कराची के लिए पीटीआई ने 3.5 साल आपने कहा अपने ही दोस्त, तो हम लड़ रहे हैं। चल रही है क्या इनसे? कोई पीटीआई से बैकडोर में कुछ मुज़ाकरात या कोई बातचीत, कहीं पर कोई मामला हुआ है? अगर आप दोनों मुश्तरका तौर पर एक ऐसी साइड पे खड़े हैं कि जो इलेक्शन करवाना चाहती है, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी चूंकि खुद स्टेक होल्डर है, इसलिए वो दूसरी साइड पर हमेशा रहेगी। एमक्यूएम का सबके सामने आ गया है कि उनकी दरखास्त थी, उस पर समाअत भी हुई, उस पर आगे चल के बात करते हैं। तो कोई दोस्ती का मामला भी है क्या पीटीआई से? नहीं, पीटीआई से तो बहुत अच्छी दोस्ती है, और इनके लोगों से मुसलसल रब्ता भी रहता है, मुलाकात भी रहती है, बातचीत भी रहती है। और वो बेचारे खुर्रम जमान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार ये इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, तो नहीं भाई कुछ मिलकर हमें करना चाहिए। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर कि जिसमें कराची का मफाद हो, कोई हर्ज नहीं होता कि किसी एक मुश्तरक चीज़ पर आप चलें। पता चला वो उनके सीनियर लोगों ने उनकी वो शुमाली कर ली कि भाई आपने फ़ोन कैसे किया हाफिज़ साहब को। तो मैं तो हैरान हूँ इस एटीट्यूड पर कि किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई एमक्यूएम इलेक्शन नहीं चाह रही तो हम लड़ रहे हैं। आपने देखा खालिद मकबूल आए, जिस तस्वीर को उन्होंने बुनियाद बनाया, तो उसको उन खालिद मकबूल साहब को तो हमने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया ना कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, आप चाहते हैं इलेक्शन नहीं हो। तो हमने तो बहुत वाज़ेह पोजीशन थी। नासिर शाह साहब को हमने बुलाया, यानी हमने नहीं बुलाया सॉरी, बल्कि धरने में वो आए ये बताने के लिए कि जिस लिए आप धरना दिए हुए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन हो रहा है। तो भाई ये तो हमारी सक्सेस है। यकीनन उन्होंने जमात इस्लामी को मुबारकबाद देने के लिए ही ये ट्वीट की होगी इमरान इस्माइल ने कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ पा रहे। अब पीटीआई का एक मसला और भी है, वो बल्दियाती इलेक्शन पे भी कंफ्यूज हैं। जुलाई में जब इलेक्शन हो रहा था पहली दफा, तो ये हाई कोर्ट गए थे कि इलेक्शन नहीं हो। इनके साथ पीपल्स पार्टी थी, इनके साथ एमक्यूएम थी, इनके साथ जीडीए थी। रिजीम चेंज हो चुकी थी, लेकिन ये गए थे कि इलेक्शन ना हो। हम कह रहे थे कि इलेक्शन हो। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसीलिए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने ड्यूरिंग हियरिंग जो है वो अपनी, इनके वकील ने अपनी पोजीशन को बदला, और उन्होंने हमारे सामने, हम सुप्रीम कोर्ट में थे इस्लामाबाद में, और इनके वकील वहां से बात कर रहे थे जूम पर अदालत के सामने, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी पोजीशन ये है कि हम चाहते हैं इलेक्शन हो। फिर जब इलेक्शन कमीशन में हम गए फाइनली, जब हमने कहा कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं होने चाहिए, और एमक्यूएम ने कहा कि नहीं होने चाहिए, तो ये हियरिंग हुई, मैं भी वहां मौजूद था। लेकिन आखिर में जब पीटीआई की बारी आई तो पीटीआई का कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है ये भी एक सीरियसनेस का अंदाजा होता है इससे कराची के। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब। उसके बाद जब उनके वकील बोले तो उन्होंने कहा भाई नहीं सुन तो लें। फिर उनके वकील बोले तो ये बोले कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए इन कंडीशंस में। तो आप मुझे बताइए कि फिर हम जमात इस्लामी तो तन्हाई खड़ी हुई है ना, कश्मकश में रहे होंगे ना हाफिज साहब, तय नहीं कर पा रहे होंगे किसके साथ चल रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं कुछ। हाफिज साहब अभी तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है इलेक्शन हो जाए। बिलावल साहब ने खुद ऐलान भी किया, कल आपके साथ मुज़ाकरात हुए, उसके अंदर भी आपको यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्शन होंगे। लेकिन एक खबर यह भी है कि वफाकी हुकूमत कंप्रोमाइज ना हो जाए, वफाकी हुकूमत गिर ना जाए, एमक्यूएम नाराज ना हो जाए, एमक्यूएम अलग ना हो जाए। ज़ाहिर प्रेशर तो पूरा बन रहा है एमक्यूएम की तरफ से। तो अगर पीपल्स पार्टी पीछे जाती है, क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, देखें अब कोई जवाब बनता नहीं है। अब साजिश तो हो रही हैं, यानी पहले दिन से हो रही हैं। यानी एक तो ये कि 2.25 साल लेट हो गया है, ये इख्तियारात इन्होंने अभी तक मुंतकिल नहीं किए। एमक्यूएम के साथ इन्होंने इत्तेहाद करके जो रहा सा ये पेशरफ्त कर रहे थे हमारे मुआहदे के मुताबिक, वो भी रुक गया। और फिर अब एमक्यूएम के फरमाइशी प्रोग्राम पर, आपको पता है कि ये जरदारी और टेसूरी डॉक्ट्राइन पर काम हो रहा है,
लेकिन अब पीपल्स पार्टी के अंदर से ये चीज सामने आई, इनके तमाम लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन कराएं। बिलावल साहब की तरफ से भी बात आई कि चलें अब इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और एमक्यूएम को भी खुश करना है, इसलिए कि अब और फिर पहले तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इनके धड़े बड़े जमा कर दें ताकि इनकी कोई से बन जाए, वो भी नहीं हो पा रहा, और वो हो भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, इनको पब्लिक ओपिनियन पता है, तो ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। लेकिन मैं यही कहता हूं कि यार इनके पास तो फेस सेविंग मौजूद है ना, पीपल्स पार्टी के पास, करा दें इलेक्शन, इनको प्रॉब्लम क्या है? वे कहते हैं इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और इस बुनियाद पर इलेक्शन कराएं, या आखिर तक कंफ्यूजन रखते हैं ताकि इलेक्शन मुहिम ही ना चल सके, और फिर उसके बाद जब टर्नआउट कम होता है तो ये लोग मैनवरिंग करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन होना चाहिए। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने अपनी कैंपेन को खत्म नहीं किया, मुश्किल जरूर हो रही है, और हमने अभी परसों जो प्रोग्राम रखा है 8 जनवरी को, वो हमारा बहुत ह्यूज ऐलान कराची प्रोग्राम है। क्या ऐलान करेंगे आप? इंशाल्लाह इसके नतीजे में भी एक जबरदस्त, सर देखें अब 2 ऐलान हैं। एक तो ये है कि हमारी अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा तो हम इस शहर के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा मैंडेट होगा उसके लिहाज से। और दूसरी बात हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि इलेक्शन तो अपनी जगह, अब ये शहर कराची इस तरह से नहीं चल सकता जबकि हमें तहफ़्फ़ुज़ भी ना दो, हमें तालीम भी ना दो, हमें जो है सेहत की सहूलत ना दो, हमें सड़कें ना दो। अब हम शहरियों के साथ मिलकर खुद जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। अब अगर इस अपना रोल गवर्नमेंट अदा नहीं कर रही तो हम किस तरह से करेंगे, मैं उसका ऐलान करूंगा। हम कैसे तालीमी इदारों की निगरानी करेंगे, हम आवाम की कमेटियां बनाएंगे, हम मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने जवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमारी खातून को कल गोली मार दी भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस शहर में। तो अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिर्फ यही देखती रहेंगी कि किसका कितना इख्तियार है और हुकूमत रेंजर्स को एम्पावर भी नहीं करेगी स्ट्रीट क्राइम के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। तो परसों मैं इंशाल्लाह बहुत अहम ऐलान करने जा रहा हूं कि किस तरह से अब जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर इस शहर में अमन अमान के लिए और तालीम के लिए और बच्चों को एम्पावर करने के लिए, ताकि कोई उनके अंदर उम्मीद तो पैदा हो। हाफिज साहब, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता आ जाता है यहाँ पर, जब आप कहते हैं हिफाजत के लिए हम नौजवानों को खड़ा करेंगे। हमने माजी में देखा कि मिलिटेंसी इसी के जरिए वजूद में आई कि जब एमक्यूएम ने अपने नौजवानों को गली मोहल्ले में खड़ा किया, चौकीदारी सिस्टम कायम किया, बैरियर लगाए, तो उसके नतीजे में फ़ायदा किसी और को ही होने लग गया। तो आप नहीं समझते कि ये सूरत हाल किसी लोग आवाम को इस मामले में तैयार करना, ये एक और ऐसी सूरत हाल की तरफ ले जाएगा जो लाकानूनियत होगी? नहीं, लाकानूनियत पे तो हम यकीन रखते ही नहीं है। हम कानून और आइन के दायरे में ये काम करेंगे। ये हमारा हक है कि हम मोहल्ले की कमेटियां बनाएं, ये हमारा हक है कि हम लाइसेंस हासिल करें, हम गार्ड्स रखें। लोग गार्ड भी तो रखे हुए हैं ना, वो भी तो इंसान ही है ना। तो अगर मोहल्ले के लोग अगर अपने आप को वॉलंटियर करने लगें और एक पहरेदारी का निज़ाम बनाने लगें और इससे कम से कम बस्तियां महफूज होने लगें, तो फिर जाहिर है, लेकिन जाहिर सी बात है जमात इस्लामी है, ये एमक्यूएम तो नहीं है। हमें कोई भत्ता तो नहीं लेना, हमें कोई चंदा तो नहीं लेना, हम तो ज़ाहिर पर्पसफुली इस काम को कर रहे हैं और हम इस खुद से नहीं करना चाहते। ऑप्शन भाई बी है, जब तुम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे तो हम उसके लिए कुछ सोचेंगे तो सही ना। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, इसको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन ए ये नहीं है। ये बिल्कुल ऑप्शन ए पे तो बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन ए पे कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बना और उसमें यह तय हुआ कि कराची को एम्पावर किया जाएगा। 2 तरह की चीजें तय हुई थी, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शन होगा। काइनेटिक एक्शन हुआ उस जमाने में, मुजरिमों को पकड़ा गया, लेकिन नॉन काइनेटिक एक्शन ये था कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने की काम होगा, यहाँ एम्पावरमेंट होगी, यहाँ सड़कें बनेंगी, यहाँ के कराची के लड़कों को जॉब्स मिलेंगी, यहाँ एजुकेशन के माहौल को बेहतर बनाया जाएगा, यहाँ यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड किया जाएगा। ये सब लिखा हुआ है, आप जाएं फौज के और तमाम एपेक्स कमेटियों की मिनट्स में ये बात लिखी हुई है। बिल्कुल। लेकिन एक प्लान पे अमल किया गया, दूसरा प्लान छोड़ दिया, तो दोबारा आपको नंबर 1 पे आना पड़ रहा है। तो इसलिए लोग अपने हिस्से का काम करें ना। जब इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, जब हुकूमत अपने हिस्से का काम नहीं करेगी और बल्कि इस तरह की पुलिस में भर्तियां करेगी, काली भेड़ों को प्रमोट करेगी और पुलिस के पूरे सिस्टम को तबाह करेगी। पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं, सिपाही तक कितनी कुर्बानी दे रहे होते हैं, लेकिन आप जब सिस्टम नहीं बनाएंगे तो उसके नतीजे में यही होगा। आप कितने लोग तो खुद पुलिस वाले निकलते हैं जब स्ट्रीट क्रिमिनल के पीछे जाएं, प्रोसिक्यूशन का कोई निजाम नहीं है। अब मैं कहता हूं कि भाई अभी स्ट्रीट क्राइम में तो कत्ल हो रहे हैं लोग, रेंजर्स को इख्तियार क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक। हम खाए में फिर बात ये होती है ना, जब शहरी की हैसियत से हम बात करते हैं तो फिर वो बात इस तरह भी जाती है ना कि हम पुलिस के खिलाफ हैं, हम रेंजर्स। भाई हम पुलिस रेंजर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अमन के हक में हैं, तहफ्फुज के हक में हैं। हाफिज साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो पीएफसी अवार्ड के ऊपर कुछ आपसे बात करनी है, क्योंकि नासिर शाह साहब का जो कल बयान था, जो इख्तितामी नोट था आपके धरने के हवाले से, उसमें कुछ तस्करा पीएफसी अवार्ड का भी था। कहां तक पेशरफ्त हुई, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफिज साहब, पीएफसी अवार्ड के ऊपर भी कोई बातचीत हुई है नासिर शाह साहब से, या
बगैर इख्तियार के, बगैर पैसों के हुकूमत मिल जाएगी, इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे। कुछ इस पर भी बात हुई है कल आपकी? देखें, जब हमने 29 दिन धरना दिया था सिंध असम्बली के सामने, तो जो एग्रीमेंट हमने किया था और उस एग्रीमेंट को का ऐलान नासिर शाह साहब ने उस वक्त किया था, और फिर मुराद अली शाह साहब इदारा नूर हक आए थे और उन्होंने उसको दोहराया था। उसमें हमने ये बात लिखवाई थी कि आप फौरन इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कराने के फौरन बाद विद इन 30 डेज जो है आप PFC बनाएं, और उसमें मेयर का अहम रोल हो, और बल्दियाती तमाम जो भी जहां जहां भी मेयर होंगे उनका एक अहम रोल हो, और उसमें तकसीम करें। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस माहिदे में ये लिखवाई थी कि 1999 के जो शेयर है हमारा 30 जून वाला, उसके तहत हम PFC करेंगे। ये सब चीजें हमारी उनकी डिस्कशन में आई थी। उसके नतीजे में फायदा ये होगा कि हमें जिला ऑक्ट्राय टैक्स का 76% मिलेगा, जो कि अब इस वक्त 20% तक हो गया। और ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 2008 से लेकर अब तक इसमें से शेयर हमारा कम होता गया, और इस पूरे अरसे में MQM इनकी इत्तेहादी रही थी पिछले दौरे हुकूमत में, और अब दोबारा है। तो वो भी हमने बात की थी। फिर हमने मोटर व्हीकल टैक्स में हिस्सा लेने की भी बात की, जिसको उन्होंने कहा था कि जब PFC हो जाएगा और बल्दियाती जो इदारे होंगे, उनके जो चीफ होंगे, मेयर होंगे, उनका उसमें रोल होगा, वो उसके मेंबर होंगे, तो ये तमाम चीजें जो है वहां पर एड्रेस की जाएंगी। इसीलिए कल मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद इस बात को दोहराया नासिर शाह साहब ने कि हम PFC भी कायम करेंगे, और हम उस पूरे एग्रीमेंट के ऊपर जो जमात इस्लामी से हमारा हुआ था हम कायम है। बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हमने कर दिया है, जिस पर मैंने कहा कि आप असम्बली से भी इसको पास करवाएं, सिर्फ आपके कह देने से नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम बहुत वाज़ेह क्लियर मैसेज के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी अगर इसका इरादा किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। बस ये है कि करें, कर क्यों नहीं रहे। अच्छा हाफिज साहब, एक थोड़ी सी इबाहम पैदा हुआ था कि आप एक रात पहले गवर्नर सिंह से आपकी किसी तकरीब में, मुझे तस्वीर से लगा कि मुलाकात हुई, और अगली सुबह आपने उनके खिलाफ बयान भी दाग दिया। वो बहुत गमगीन हुए, दुखी हुए। उन्होंने कहा कि देखें रात को सब ठीक था, सुबह जो है वो उन्होंने मुझ पर तनकीद कर दी। तो क्या वजह थी, ऐसे नाराज क्यों हो गए आप उनसे? नहीं, वो गमगीन हुए, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन वो तस्वीर जो उन्होंने शाया करवाई थी गवर्नर हाउस से, वो कोई 1.5-2 हफ्ते पुरानी हमारी एक शादी की तकरीब थी। अब उन्होंने उसको थोड़ा सा इस तरह से किया है जैसे रात को मिले और सुबह ये कह दिया। पहली बात तो ये भी है कि 1.5-2 हफ्ते पहले एक शादी में मिले। अच्छा, आप यकीन करें वो अभी भी मिलेंगे, मैं ऐसे ही मिलूंगा उनसे। बिल्कुल, हमारे तरबियत भी ऐसी है, हमारा स्टाइल भी ऐसा है कि हम लोगों से हंस के मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। मैंने उनकी ज़ात के ऊपर सिर्फ इस लिहाज से तनकीद की कि वो गवर्नर बने हैं। मैं उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, न पहले थी, ना है, ना होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। MQM के साथ बात यह है कि गवर्नर का जब तकर्रुर होता। जी 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 जी, मुकम्मल कीजिएगा जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें, जब उनकी तकर्रुरी हुई है ना, तो तकर्रुरी की है आरिफ अलवी साहब ने, मंजूरी दी है शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है। MQM के वो गवर्नर हैं और पीपल्स पार्टी डॉक्ट्राइन का हिस्सा हैं, जरदारी डॉक्ट्राइन। तो गोया 4 पार्टियों की हिमायत हासिल है उन्हें। अलवी साहब ने अभी पंजाब के अपना इस्लामाबाद के एक्ट पे साइन नहीं किया, अच्छा किया, तो वो कम से कम एक दफा तो साइन नहीं करते गवर्नर की समरी पे। तो गोया अलवी साहब भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इन सारे लोगों ने एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अगर किसी भी रियासती ओहदे पर किसी की तकर्रुरी हो तो उसकी फाइल होती है। एक तो होते झगड़ा हो गया, धरने में आपने कर लिया, आप पे मुकदमा बना दिया गया, वो तो सब चलता है, सबको मालूम है। लेकिन अगर जमीनों के मामलात हों, अगर गोल्ड के मामलात हों, और यहाँ नहीं दुबई की जैसी जगह पर हों, और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि वो मुजरिम है, अगर उन पर इल्जाम है तो कम से कम उसकी तहकीक तो होनी चाहिए थी ना, और देखना चाहिए था। बगैर उसके अपॉइंटमेंट तो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें कहा मेरा टेसूरी साहब से झगड़ा आ गया। आपका एक 30-35 साल पुराना, तीसरी बात, आखिरी बात, जी जी, आखिरी बात सुने, आखिरी बात यह कि जो टेसूरी साहब का जो काम था ना, उन्होंने कहा मैं ये काम करूंगा, इस्लामाइजेशन पे काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने तो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी और इलेक्शन डिले कराने लगे। जब वो इलेक्शन डिले कराने लगे ना, उस पर फिर जाहिर है कि मुझे बोलना पड़ा। यानी कि इलेक्शन डिले कराएंगे तो जंग शुरू हो जाएगी हाफिज साहब। लेकिन आपकी एक बड़ी तवील अरसे की 30-35 साल की जंग थी MQM के साथ, वो लगता है कि अब खत्म हो गई है। तो क्या MQM सुधर गई है? आपको लगता है कि अब इनके साथ बातचीत हो सकती है? जाहिर है बातचीत आपने इजाजत दी तो वो तशरीफ लेकर आए ना आपके पास, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है इनके इत्तेहाद को और उसके बाद इनके साथ ताल्लुकात को कहां पर खड़ा महसूस करते हैं? फवाद साहब, आपको शायद देखना चाहिए कि माजी में वसीम अख्तर साहब मेयर बने थे, वो भी इदारा नूर हक आए थे। उसके बाद MQM 2-3 मरतबा आई है, और उससे पहले भी जब इन्होंने एक ऑपरेशन करने के लिए फौज की हिमायत के लिए एक रैली की थी, आपको मालूम है ये काम वो क्यों किया करते थे, तब भी आए थे। तो इदारा नूर हक के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, और वो आए, उन्होंने अपनी बात की, हमने अपनी बात की। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हमने कहा इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा हल्काबंदियां सही नहीं है, हमने कहा हल्काबंदियां सही नहीं है, लेकिन कार्रवाई आपने, और आपको एक बात का मौका मिला था कि आप इसको ठीक करवा सकते थे, तो आपने उस वक्त वजारत में पकड़ ली, हल्काबंदी ठीक नहीं करवाई। सारी बातें तो मैंने की थी। कोटा सिस्टम पर आपने मेरे वो क्लिप्स देखे होंगे,
जो मैंने तस्हीह की थी उस वक्त खालिद मकबूल साहब की, बिल्कुल तो ठीक। अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर हम सबसे मिल सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। इत्तेहाद जो हुआ है एमक्यूएम की तमाम धड़ों का आपस में या होने जा रहा है, इसको आप कितना पॉजिटिव समझते हैं शहर के लिए और कितना थ्रेट समझते हैं अपने लिए? नहीं, किसी के लिए भी ना ये पॉजिटिव हो ना किसी के लिए थ्रेट है। एमक्यूएम के धड़े हैं, वो मिल जाएं तो इस पे किसको एतराज़ होना चाहिए। लेकिन वो इस कार्रवाई को अगर इलेक्शन के इल्तिवा का जरिया बनाना चाहते हैं या जुड़ने के बाद ये टाइम चाहते हैं कि इसके बाद हम कुछ काम करें और फिर इलेक्शन में जाएं, तो वो हम उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन जहाँ तक सियासी तज्जिए की बात है, वो ये है कि ये 10 धड़े भी मिल जाएं तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब बहुत हो गया है और लोगों की तवज्जो अब इनकी तरफ नहीं है वोट डालने के एतबार से। तो हाफिज साहब फिर हल क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। बस यही आपसे सुनना था। प्रोग्राम का ख़त्म भी इसी बात से है क्योंकि ये एक ऐसा नारा है कि जो मीम्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी नज़र आता है। हाफिज साहब के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम का ख़त्म भी करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।